जाता है कि बड़ा इशारे में समझ जाता है नाराजगी। वो बड़ा ही इसीलिए है कि वो समझ जाता है, इसलिए फिर दोबारा ऐसी बात कभी गलती से भी नहीं करता। लेकिन मुझे इनके बड़े होने पे शर्म आती है कभी कभी। उन्होंने दूसरी चिट लिख के दी जेपी कृपलानी साहब को कि सब पटेल को दे दो। पटेल से उस चिट में लिखा था तुम इस्तीफा दे दो। स्वाभिमानी पटेल को लग गया कि तय हो चुका है, लिहाजा मैं अपने आप को बेइज्जत नहीं करूंगा। उन्होंने पर्ची नीचे रखी और उठ के चले गए। तब इस देश का पहला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बेईमानी से चचा नेहरू बने। और क्यों बने ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये 27 अप्रैल 1946 की घटना है और उस 27 अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त आया। आप लोग अगस्त की एक घटना की चिंता करते हैं। इस क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो आपको वो घटना आज समझ में आएगी कि वो घटना क्या थी। उसी 1946 में घटना घटी भारत की धरभूमि पर। हम न पढ़ते हैं, न पढ़ने के बाद उस पर गौर करते हैं, समझते हैं चलो बस नंबर आगे बढ़ जाओ। उसी 1946 में 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के जो वोट आए थे, मुस्लिम लीग ने यह तोल लिया था कि 89% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है। उस मुस्लिम लीग ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया और बंगाल के अंदर शहीद हुसैन सोहरावर्दी, जो उस वक्त का बंगाल प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर था, उसने 2 दिन के लिए वहां की पुलिस को छुट्टी दे दी और एक तरफा 10 से 12 हजार भारतीय महिलाओं का और हिंदू पुरुषों का नरसंहार हुआ, जैसे इतिहास में आप कलकत्ता किलिंग के नाम से जानते हैं, जिसे आप डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं। और वो घटना घट गई, उसका जिक्र ही नहीं हुआ। और फिर अगस्त से चलने के बाद सितंबर आया। जब ये समझ में आ गया कि हालात बिगड़ने वाले हैं तो ऊपर से तय हो गया 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर बॉबिल यूनियन जैक झंडे के नीचे अंग्रेज बॉबिल ने किंग ग्रेट ब्रिटेन के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली। यह खेल था और कहा जा रहा है पहले प्रधानमंत्री। चलिए छोड़ देता हूं इसको। जब वो प्रधानमंत्री हो गए 1947-46 में, तब मैं आपको बताता हूं एक घटना और घटी। 1948 में क्या हुआ कि जो 1947 में कि जो ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वॉइसरॉय था, 15 अगस्त 1947 से पहले जो ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वॉइसरॉय था, वो 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। और क्योंकि वो गवर्नर जनरल बन गए थे, इसलिए 48 आया। 48 तक माउंटबेटन साहब को भूटान का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 1948 को एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी को आप सुनेंगे तो आपको हंसी नहीं आएगी, लगेगा कि जीवन का हमारा इतना समय किन मूर्खों के बीच गुजर गया। हम दुनिया में महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी पहन के घूम सकते हैं, लोग आपको जानते हैं आप क्या हैं। वो चिट्ठी में आर्काइव से निकाल के लाया। वो चिट्ठी एक किताब लिखी है हमारे साथी बेहतरीन इंसान, देश के जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर कपिल कुमार ने। वो इंग्लिश में भी छपी, वो हिंदी में भी छपी। उस किताब का नाम है नेताजी आजाद हिंद सरकार एंड फौज।
उस किताब में 3 मूर्ति के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, जिसपे कब्जा अभी तक उन्हीं का था, इसलिए ये वहां से फैक्ट नहीं निकले और उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल के लाए। वो डॉक्यूमेंट है 28 अप्रैल 1948 का, भारत के झूठे तथाकथित पहले प्रधानमंत्री को, भारतीय मूल के एक आदमी को जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जनाब सी राजगोपालाचार्य, उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त करना था। यह 28 अप्रैल 1948 की घटना है। नेहरू जी चिट्ठी लिख रहे हैं। उस चिट्ठी की भाषा में इसलिए फोटोकॉपी करके लाया हूं कि कोई ये ना कहे कि सुनी सुनाई बातें करते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा है, इससे पता चलेगा कि हम कितने आजाद थे। चिट्ठी में लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू presents his humbly duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal of your majesty's ministers in the dominion of India that Shri Chakravarti Rajgopalacharya, Governor General of West Bengal, be appointed to be the Governor General of India। हम आजाद हैं। अपना देश में कौन गवर्नर जनरल हो 1948 में, उसकी परमिशन जब तक किंग राजा इंग्लैंड का नहीं देता था, हम नहीं करते थे। हम आजाद हैं, लेकिन हम कबूतर उड़ा रहे हैं। आजाद आजाद आजाद। किस आजादी की बात आप कर रहे हो मेरे भाई? अभी तो यह सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत दूर तक जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो मैं इसलिए पूछता हूं भाई, बहुत जिरे बहस चाय खानों पे, ढाबों पे हम बड़ा समय बर्बाद करते हैं। कुछ ये समय अपनी बेटियों और बेटों के साथ करेंगे तो जो पाप, जो जघन्य अपराध हम अपने साथ 70 साल तक लेके जिए हैं, अगली पीढ़ी कम से कम उससे बच जाए। ये बातें उनके बीच में करनी है। सीरियल देखिए, आपको सीरियल देखने का शौक है, खूब देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भारत का संविधान, ये संविधान ऐसा बना और ये और हजारों बातें उस संविधान के बारे में होती हैं, हमको बता दिया गया। मैंने वही कहा, जिनको इंटरेस्ट नहीं था ये सुनने में, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने आपके संसद में बैठने वाले दलालों को खरीद लिया। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी कि हम 303 लाएंगे तब हम ये काम कराएंगे। उनके फलसफे में कल नहीं है, आज है। इसलिए उन्होंने संविधान को कहा अच्छी बात है, होगा, रखिए, रख दिया साइड में। और जो वो चाहते थे, आपके कायरों ललालची दायरों को खरीदा और चवन्नी चवन्नी में आपके लोग बिके। कौन किस पार्टी में था, किस पार्टी में, सवाल मत पूछिए, बहुत तकलीफ होगी आप लोगों को। संविधान संविधान संविधान, भारत का संविधान 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। इसमें भारत के राष्ट्र के बारे में, यहां की परंपराओं के बारे में, यहां की मान्यताओं के बारे में, यहां की सेंसिटिविटीज के हिसाब से कानून बनने चाहिए थे, वो है ही नहीं। आप संविधान को ढो रहे हैं। इसलिए आप नहीं पूछते, क्योंकि ये पूछने से वोट नहीं मिलता है। और वोट लेने वाले भी 70 साल में ये नहीं बताते कभी आपको एक आज भाषण इस पे दे दें, दुनिया का भाषण देंगे। आज भी भारत के संविधान में 1861
और 1860 का पुलिस कानून चल रहा है। आपको पता नहीं है क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, वोट मांगने वालों को बताना नहीं है, और जो तथाकथित ज्ञान बांट रहे हैं उनको इन बातों से क्या मतलब है। भारत माता की जय कहो, सब समाप्त हो जाएगा। और आप इस पुलिस वाले के ऊपर जो थाने में बैठा हुआ है, आप रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, वो रिपोर्ट नहीं लिखता, तो आप इसको कहते हैं ये बिका हुआ है। ये बिका हुआ नहीं है। ये रिपोर्ट किस आईपीसी के तहत लिखे इसको पता ही नहीं है। जो पुलिस 1860 और 61 के कानून से गवर्न आज हो रही हो, 1860 में जो कानून बना था वो अंग्रेजों ने अपने लिए बनवाया था। ये पुलिस के थानों का निर्माण कब हुआ? हम पुलिस को गाली दे देते हैं, पुलिस वालों को गाली दे देते हैं, बगैर ये जाने कि भैया ये वर्दी उतारने के बाद हमारे मोहल्ले में कोई शर्मा जी का, कोई वर्मा जी का, कोई सिंह साहब का बेटा ही है, ये कोई जापान से नहीं आया। लेकिन उसकी वर्दी की मजबूरियों को कभी नहीं पूछा हमने। बड़े बड़े ज्ञानी हम कि क्या होता है कि वो हमारे समाज में रहता है, सब कुछ है, लेकिन रिपोर्ट लिखते वक्त वो बेचारा नहीं लिखता, तो आप उसको दुनिया की गालियां दे देते हैं। ये बिक गया है, ये खाऊ है, ये फलाना है, ये धमाका है। लेकिन इनसे पूछा भाई कि ये रिपोर्ट लिखे किसमें? थानों का निर्माण भारत में गोरे साहब को जब काले हिंदुओं से और मुसलमानों से और भारतीयों से टैक्स वसूल करना होता था, तो गांव में पहुंच करके उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए भारत में थानों का निर्माण किया गया। और इस पुलिस को ले साथ लेके जाते थे कि अगर हिंदुस्तानी टैक्स न दे तो ये उसकी धुनाई कर दे और वो टैक्स दे दे। यानी अगर आज की भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने इन्हें उगाही के लिए तैयार किया था। अब अंग्रेज चले गए, इनको आपने बताया नहीं, बेचारे आज भी उगाही कर रहे हैं। पहले उनके लिए करते थे, अब जो उनकी जगह आ गए उनके लिए करते हैं। इसका तब भी कोई कसूर नहीं था, अब भी कोई कसूर नहीं है। इन पे थोड़ी दया, ये अपने ही बहन बेटे भाई। हमारी ड्यूटी 1 घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस में हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम। मैंने अपनी आंखों से, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां 2-2, 3-3 साल तक दंगे होते थे, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, 70-70 घंटे ड्यूटी पे खड़ा है, 40-40 घंटे ड्यूटी पे खड़ा है। ये इंसान नहीं है, ये मशीन है। ये 40 घंटे भी खड़ा रहे और आप अगर कर्फ्यू तोड़े तो ये आपसे कहे मान्यवर महामहिम भारत के नागरिक, आप धारा का निषेध कर रहे हैं, आप जाइए। 40 घंटे ड्यूटी करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, ये डायरेक्ट लठ मारता है। इतनी इसकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। ये सोते नहीं है, टॉयलेट नहीं जाते। लेकिन नेताजी आ रहे हैं, शाम को आएंगे, दोपहर से लठ लिए खड़ा है, 32 डिग्री टेम्परेचर। अगर नेताओं को इतना ही खतरा है तो नेता बनते क्यों यार? नेता भी बनेंगे, वोट भी लेंगे, लेकिन पुलिस लगा देंगे यहां से यहां तक। कल मैं आपके यहां आ रहा था, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो धीरे धीरे सारे लोग चले गए। अब मैं और हमारा साथी ओम, हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि जनरली हमको इंस्ट्रक्शन है हमारे साथियों के पास, भाई आप इस तरीके से खुले में मत जाइएगा। फिर पता नहीं एक एसपीजी का आदमी आया, वो बोला सर, बेचारा पहचान गया, हाथ पाथ मिलाया, फिर वो बोला कि सर आप जाने वालों में से हैं, आने वालों में से? मैंने कहा सर मैं आया हूँ। बोले आप ही रह गए। मैंने कहा हमारे ऑर्गेनाइजर बाहर आए नहीं है यार, इसलिए जा नहीं सकते। बोला सर वो गवर्नर साहब आ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आप बाहर चले जाइए। उन्होंने हमें बाहर कर दिया। बाहर आए तो पूरा एयरपोर्ट के चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। तो हमारे ऑर्गेनाइजर बेचारों को जो पहुंचना था, ये 1 घंटा लेट हो गए इस चक्कर में। तो गवर्नर साहब को किससे इतना खतरा है और उन्हें मार के मिलेगा क्या होगा? कौन मारा, किस लिए? जिसको खतरा है वो गाड़ी से उतर के खुली सड़क पे घूम रहा है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा अगर किसी को बचा लिया गया होता तो ना कैनेडी मरता, ना इंदिरा मरती और ना राजीव मरते। ये बड़ी गलतफहमी है
कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को बचाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस समाज में एक मैसेज देने के लिए खड़ी होती है। जो आपके बीच में से निकल के आता है उसका कवच 95 करोड़ सनातनी बन जाता है, अपने आप को वो बनता है। इसलिए मैंने कहा कि जो आज आपको समझा रहे हैं सारे धर्म बराबर हैं, उनकी जरा कथा तो सुन लिए जिन्होंने कहा इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और मैं पीस को वहीं से शुरू करता हूं 632 से, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कहते हैं हमने मोहब्बत से, हमने प्यार से इस्लाम का सैलाब फैलाया और 65-70 देशों में इस्लाम फैल गया। क्या कमाल! यही नहीं फैल पा रहा है, बस बाकी सब जगह फैल गया। उस इस्लाम के बारे में उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, क्योंकि उनका अजीब स्थिति है कि कोई काफिर अगर इस्लाम के बारे में बात करेगा तो गलत करेगा, और उन्हें लगता है कि क्योंकि वो पैदाशी हिंदू थे, आपने अननेसेसरी कैंची का आविष्कार किया और वो मुसलमान हो गए, तो वो उनका गुस्सा है, तो उनकी नाराजगी हो सकती है कि भाई हिंदू क्यों बात करें। हमने तो रामचरितमानस से लेके सीता से लेकर के राम से लेकर के, हमने तो सिर्फ यही नहीं करा, हमने तो कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, सीता कौन थी, उनके बच्चे कौन थे, राजा कौन थे। हमने तो सीरियल बना के कहा कि दुनिया देख ले कि हम ये थे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर वो ये मानते हैं कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू इस्लाम के बारे में नहीं जानता, भाई नहीं जानता, मान लिया नहीं जानता, क्योंकि आपने बताया नहीं। तो इन भोले भाले 95 करोड़ सनातनियों को अगर इस्लाम के बारे में कुछ बताना है, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल जमाना है, एक सीरियल आप भी बना दें ताकि हर घर में हिंदू समझ ले मोहम्मद साहब कौन थे, उनके परिवार पे विवाद ना हो, और परिवार पे विवाद हो तो मेरी बहन नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड न जाना पड़े, कन्हैया की गर्दन न कटनी पड़े। इसलिए सच में एक बार तुम बता दो देश को, दुनिया को, कि भाई वो क्या था। और क्योंकि आजकल विजुअल का जमाना है, आप भी बना दीजिए, अपने ही कैरेक्टर सारे रखिए, मुसलमान से लिखवाइए, किसी मौलवी से स्क्रिप्ट लिखवाइए, कैमरा भी इस्लाम का रखिए, कोई हिंदू का मत रखिए, पता नहीं काफिर उसमें क्या गड़बड़ करिए ना। ये भोले वाले हिंदू पता नहीं रोज बेचारे इस्लाम के बारे में कुछ जानते नहीं है, आप बताते नहीं, एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो इनको भी इतिहास पता चल जाए। आप जोधा भाई के ऊपर तो फिल्में बनाते हो, एक आध बना दो ना 4, 6, 10 घंटे की, हम देख लेंगे, और उसके बाद अगर कोई कुछ कहेगा तो आपका गुस्सा होना चाहिए, लेकिन बताते हमको हो नहीं, दिखाते हमको हो नहीं, हम तो नाराज ही नहीं होते। तुम राम पे कीचड़ उछालो तब भी राम छोटा नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या मस्जिद में ना तो आरएसएस वालों ने की, ना विश्व हिंदू परिषद ने की, ना बीजेपी ने की, और ना बजरंग दल ने की। उनके दामाद अली की हत्या फजर की नमाज यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में, जब वो नमाज पढ़ने मस्जिद में गए तो उनकी हत्या किसने की ये तो बताओ। उनकी बेटी फातिमा, अली के पति, अली की बीवी, मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी फातिमा का घर में आग लगा करके किसने उनकी हत्या की ये तो बताओ, तब तो हम समझ में आएगा कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस है कि नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे अली के बेटे, फातिमा के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में जमीन पर लिटा करके, गर्दन पकड़ करके, कलमा पहला दूसरा चिल्ला चिल्ला के पढ़ने वाले और गर्दन को कटने वाले भी मुसलमान थे। ये हमने नहीं की, ये तुम्हारे लोगों ने की। पहला खलीफा अबू बकर से लेके उस्मान खान, चारों की हत्या हमने नहीं की, किसने की भाई? बता, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तुम जो काम तब कर रहे थे
थे वही काम आज तुम चाहे राजस्थान में कर रहे हो, चाहे झारखंड में कर रहे हो, तुम वही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम सच का सामना नहीं करना चाहते। सच से क्यों डरते हो भाई? तुम्हारा जो सबसे बड़ा, जिसे तुम अपना हीरो मानते हो, जिसे तुमने पहली बार दुनिया को एक नई ड्रेस दी कि पजामे के ऊपर कोट पहना जा सकता है और कोट पे टाई लगाई जा सकती है। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और अंग्रेजी में कुरान पढ़ाता है भाई, ये उसका कहना है जो हमारी बहन नुपुर शर्मा ने कहा। इसलिए देश में जो नुपुर के साथ नहीं, वो भारत हिंदू राष्ट्र का गद्दार है, वो हिंदुओं का गद्दार है। जिसमें हिम्मत नहीं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलने वालों के, अगर वो ये उनको कह भी सके कि नुपुर हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसने सही कहा है और उसने आपकी किताबों को कोट किया है, और इतने डर गए, मुंह बंद है अच्छे ठेकेदारों का। कमलेश तिवारी ने आप पर टिप्पणी की थी। कमलेश तिवारी भी हमारा भाई था। कमलेश तिवारी की हत्या पे गम क्यों नहीं है आपको? आपको शर्म हो सकती है, पुष्पेंद्र कुमार को नहीं शर्म। आप क्या देख के लोगों का दुख जानते, मैं नहीं जानता। अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जो कागज पे लिख के हिंदू नहीं होता, हिंदू हो और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। हम एक अपनी बेटी को मझधार में जिहादियों के बीच में छोड़ के चले गए। उस दौर में जब पूरे देश में लोग जागने को तैयार हैं, ये कायरता के नपुंसकता क्यों है? किस लिए? सरकार खामोश हो सकती है, समझ में आ सकता है, सरकार के अपने मामला थे, सरकार अलग ऊपर नीचे ऊपर देखती होगी, लेकिन जो आजाद हैं, जो दिन भर प्रवचन कर रहे हैं, उनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? संकट की इस घड़ी में हिंदू ने जब आपकी तरफ देखा तो आपने मुंह फेर लिया। इसे मानते हैं आप? ये सही किया? मेरे बेटे आपके बेटी के साथ होगा और हम मुंह फेर लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि दिन भर प्रवचन, जब जरूरत पड़ी तो मुंह भी नहीं खुला। अब लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से। आपकी नाराजगी राज से बड़ी नहीं है। नुपुर शर्मा पे खामोशी ने उनको ताकत दे दी कि इस देश में बड़े से बड़ा हिंदूवादी नहीं बोला। इसलिए हर शहर, हर गली में सर तन से जुदा हो रहा है, और अब तो आप रोते भी नहीं हैं क्योंकि खबरें भी आपसे छुपा दी जाती हैं। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हमारी बेटी के साथ, हमारे भाई के साथ होगा। माफ कीजिएगा, जिस दिन आपके साथ होगा तब भी हम यहीं खड़े मिलेंगे। जो चुप हैं वो तब भी चुप रहेंगे। ये चुप रहने का समय नहीं है। ये किसी बड़ा आदमी, छोटे आदमी का समय नहीं है। ये एक युद्ध है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ही के लोग आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। और हम जैसे लोग अगर नहीं बताएंगे, ये तो जाने के 50 साल बाद तय करेगा कि हम इस देश का माहौल खराब कर रहे थे या हम इस देश के माहौल को सुधारने के लिए सनातनी को जगाने आए थे। हो सकता है हमारे जीते जी बहुत सारे टिप्पणी हमारे ऊपर होती हो, हमारे ऊपर सवाल खड़े होते हो, मुझे इसकी चिंता नहीं। हम 100 साल तक रहेंगे, इसकी कोई हमको चिंता नहीं है। हम अभी जिंदा हैं, बस हमें अभी तक का सबूत देना है, कल का फिर देखेंगे। इसलिए आज जब नेताजी आपके बीच में आए, किसी पार्टी का हो, ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आईना नहीं दिखाया तो नेताजी का तो कुछ हो नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आपका हो चुका है और सब चुप हैं। फिर मैं वही लौट के आता हूं कि नेताजी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको उस्मान भाई का वोट चाहिए। मुझे न किसी का भी वोट नहीं चाहिए, और आप कहें तो मुझे अपने आप को भी वोट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच के आया हूं
कि अगर मैंने अपने जीते जी 500 GD बख्शी, RSN, सुशील पंडित इन युवाओं में से पैदा कर दिए तो मेरा इस धरती पे आना सार्थक है, नहीं तो हजारों लोग। ये गली गली घूमने का कोई शौक नहीं है जो हम भ्रमण पे निकले हुए हैं। ये आयोजक कहां कहां से चंदा लेते हैं, कैसे कैसे चंदा लेते हैं, कैसे आप सबके बीच में पहुंचते हैं, तब हमें बुला पाते हैं। हमारी हैसियत नहीं है। इसलिए मैं जब भी सभा होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपको दे दूं, ताकि आपके पास 5 रह जाए, किसी के पास 2 रह जाए, और फिर आपके बीच में से इस पे कहीं मनन चिंतन हो और तब आप पूछें कि आप कहां खड़े हैं और क्या वजह है कि मई 2014 से लेकर दिसंबर 2021 तक एक डाटा तैयार किया हम लोगों ने। किसी ने फ्री में चाय पिलाई, किसी ने हमारी टिकट दी, किसी ने खाना खिलाया। हमने तो उससे पूछा नहीं ये खाना अच्छा है या बुरा है या 5 स्टार में ठहराया, हमने तो किसी से पूछा नहीं। एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, संचार क्रांति के इस दौर में आप मुझ पे यकीन मत कीजिए। मैं जो भी कहूं उसको तथ्यों के साथ देखिए और जब लगे कि बात सच है तब किसी से शेयर कीजिएगा। मई 2014 से दिसंबर 2021 के बीच तक इस देश में 266 जो बढ़ के अब 340 हो गया है। इस देश में किस राज्य में, किस शहर में, किस थाने पे, किस मोहल्ले से मरने वाली लड़की का नाम, मरने वाले हिंदू लड़के का नाम, मारने वाले उन मुसलमानों का नाम, हथियार का नाम, कंप्लेन, FIR थाने लॉन्च करके 344 अब तक देश भर में हिंदू बेटियों और बेटों की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है। किसी के पास डाटा है? इस डाटे से वोट नहीं मिलते हैं। आप वोट लेने वाले और वोट देने वाले ही सिर्फ रह गए हैं। आपका काम हो गया है, वोट दे दीजिए और फिर उसके बाद में घर चले जाइए। फिर शिकायत करने आएंगे तो नेताजी को समय नहीं है कि नेताजी फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, वो डिस्कोर्स अपने अंदर पैदा कीजिए। अभी समय है, ये समय 10-12 साल से ज्यादा का नहीं है। मैं कुछ किसी को डरा नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो दीवार पे बड़ा बड़ा लिखा नजर आ रहा है इसीलिए बता रहा हूं। 10 से 12 साल से ज्यादा का समय नहीं है। आप अभी भी भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसलिए आप अपनों पे यकीन नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी तक हमको यही पता है कि अंग्रेजी बोलने वाला ही ज्ञानी होता है। आपके अखबारों में हिम्मत नहीं है, आपके मीडिया में हिम्मत नहीं है, हिंदू ठेकेदारों में यह बात कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना कद थोड़ा छोटा लगता है। 2014 का चुनाव जब हुआ, रिजल्ट आया, आपके अखबारों ने, टीवी ने क्या एनालिसिस की उसको छोड़ दीजिए। जिन्होंने हमें 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाया, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, देखिए शत्रु कैसा भी हो, अगर शत्रु ने किसी क्षण भी कोई ईमानदारी की बात कही हो तो उसको मानना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन का अखबार है गार्डियन, नाम सुना होगा आपने। 2014 के रिजल्ट पर गार्डियन अखबार क्या लिखता है, यह हमारे यहां नहीं लिखा गया, क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही कुछ और है। गार्डियन अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 2014 का रिजल्ट यह बताता है कि हमने जिस देश के ऊपर एक लंबे समय तक राज किया,
बढ़ाने वाली सरकारें इस देश में लंबे कालखंड तक रही और 2014 में पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। ये गार्डियन अखबार का एडिटोरियल लिखा है, हमारा जमीर मर गया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले अखबार निकल रहे हैं, बड़े बड़े प्रबंध हो रहे हैं, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, एडिट पेज पे ओपिनियन लिखी जा रही है, 10-10 पेज की 5-5 घंटे का 400-500 चैनलों पे ज्ञान बगाना जा रहा है। ये कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि हमें किसी का नाम पसंद नहीं है, किसी को उसकी सूरत पसंद नहीं है, किसी को उसकी जाति पसंद नहीं है, किसी को उसका एजेंडा पसंद नहीं है। लेकिन अगर ग्रेट ब्रिटेन ने ये लिख करके आपको ये बोध कराया तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर अब आपको बोध हो गया है। इसलिए मैंने कहा पार्टी और संगठन इतना सा होता है, इतना सा, उसकी ज्यादा औकात होती नहीं है। बहुत बड़ा संगठन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। करोड़ों लोगों की भीड़ अगर एक भगत सिंह पैदा नहीं कर सकती तो उस भीड़ का मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर एक सावरकर पैदा करने की आप में हिम्मत नहीं है तो चाटुकार तो हर गली में पैदा हो रहे हैं। इसलिए आज भी भारत जिस संकट से ग्रस्त है, आपको लगता है सरकार आ गई, सब कुछ, सरकार अपना काम करेगी, सरकार की मजबूरी है, वो संविधान से बंधी हुई है। लेकिन आप एक नैरेटिव शुरू करें, एक डिस्कोर्स शुरू करें, अपने बीच में चर्चा शुरू करें। वो बुजुर्ग जिन्हें चर्चा का बहुत शौक है, सुबह से लेकर शाम तक चर्चा ही चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पे भी चर्चा एक दिन करें कि जो भारत का संविधान है जैसा भी है, मैंने आपको बताया कि 1935 की